अगर स्मोकर हैं जिनकी वो एज 40 साल से ऊपर हो रहा है, खांसी परसिस्ट कर रहा है और खांसी में खून आ रहा है, तो पहला सोचें कि हो सकता है कि लंग कैंसर है। जैसे कि आपको चलने में सांस फूलती हो, जैसे कि आवाज़ हो भारीपन हो जाता है, आवाज़ में हॉर्सनेस आ जाती है, तो ये सिम्टम हुआ। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपके कहीं बैठे हुए गाड़ी में, अगर आपको बाजू वाले आदमी पी रहे हैं तो आप सेकंड हैंड स्मोकर हो गए, आप भी रिस्क लंग कैंसर का हो सकता है जी। तो साइड इफेक्ट को आज के डेट में मैनेज बहुत हो जाते हैं, जैसे कि बाल उड़ जाना होता है। खाने की जहाँ तक रही, तो इस दौरान हेल्दी फूड लेना बहुत जरूरी है। हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं कि कच्चा फ्रूट्स नहीं लेने को। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RN टैगोर। डॉक्टर साहब सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आसान भाषा में समझें तो ये देश के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज 1 अगस्त है, आज वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे भी है। तो आज डॉक्टर साहब से कैंसर के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही लंग्स कैंसर पर विशेष जोर देंगे। तो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि कैंसर इन्होंने अभी तक 75,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज किया है, तो इनमें ऑपरेशन प्लस दवा दोनों शामिल हैं। तो डॉक्टर साहब देश के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ के साथ साथ इनका इनका जो कैसे उपचार किया जाता है, इनको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, इनके एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लंग्स कैंसर का जिक्र करेंगे। तो लंग्स कैंसर आखिर उसके लक्षण क्या क्या हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, आसान भाषा में बताएं। जैसा कि जानते हैं, आज वर्ल्ड कैंसर डे है, विश्व लंग कैंसर डे है। और ये इसलिए हम लोग की इम्पोर्टेंस हो जाती है कि देखा गया है कि वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो लंग्स है। ओवरऑल इन मेल और फीमेल में ब्रेस्ट है। और इसकी हाईली आप कह सकते हैं कि जो मौतें होती है कैंसर से, उसमें लंग कैंसर सबसे ऊपर में है, इधर मेल में भी और फीमेल में भी। इसलिए हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है लंग कैंसर के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि पूरे माने आप कह सकते हैं किसी आदमी के लाइफ टाइम में अगर 15 मेल हैं तो उसमें से एक को कैंसर होना है, लंग कैंसर। और फीमेल अगर 17 हैं तो उसमें से एक को होना है। करना मतलब है कि हर एक 15वां आदमी एक लंग कैंसर के शिकार हो सकते हैं। तो हमें सचेत होने की जरूरत है। सचेत का मतलब है कि अगर हम जान जाएं कि कैंसर का लक्षण क्या हो सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लंग कैंसर का तो एक्चुअली है कि बहुत अर्ली स्टेज में, बहुत वेरी अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम होता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपना रूप दिखाना शुरू करता है, उसमें उसके लक्षण आना शुरू कर देते हैं। जैसा कि जानते हैं कि लंग कैंसर जो होता है ना, यूजुअली 2 तरफ से कह सकते हैं कि एक होता है प्राइमरी, जो कि मेन लंग के कैंसर का अंश, और दूसरी होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब है कि ये दूसरे जगह से कैंसर प्राइमरी कहीं और शरीर में है, जैसे कि हाथ में, ब्रेस्ट में और हड्डी में कहीं भी है, वो चले जाते हैं अगर लंग्स में, तो सेकेंडरी कहते हैं। तो हम प्राय आज का डिस्कशन कर रहे हैं प्राइमरी लंग कैंसर पे। तो अगर बीमार छोटा अगर लीजन है, अगर बिल्कुल छोटा है, तो यूजुअली स्टार्ट होता है कफ से। कफ का मतलब खांसी। अगर ये परसिस्टेंट हो, मोर देन 2 वीक्स से हो, तो सोचे कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। और अगर खांसी के साथ साथ में अगर उसमें बलगम आ रही है या उसमें खून आ रही है, तो और अधिक चांस हो जाता है लंग कैंसर होने के लिए। अब पार्टिकुलरली उन लोगों में कि जो स्मोकिंग करते हैं। तो अगर स्मोकर हैं जिनकी वो एज 40 साल से ऊपर हो रहा है, खांसी परसिस्ट कर रहा है और खांसी में खून आ रहा है, तो पहला सोचे कि हो सकता है कि लंग कैंसर है और समुचित ये करना चाहिए। और उसके अलावे जो सिम्टम है, उसके साइन है लंग कैंसर के लिए, जैसे कि चेस्ट पेन, जैसे कि आपको चलने में सांस फूलती हो, जैसे कि आवाज़ हो भारीपन हो जाता है, आवाज़ में हॉर्सनेस आ जाती है, तो ये सिम्टम हुआ। लेकिन अगर बीमारी दूर अगर चलना शुरू कर दे, दूर अगर फैलना शुरू कर दिया हो, जैसे कि लंग से निकल कर चला गया, हड्डी में चला गया, तो उसको साथ बोन पेन शुरू कर देगा। अगर इफ्यूजन अगर हो गया है, छाती में पानी अगर हो गया, तो उसका सांस फूलना, बैठे बैठे भी सांस फूलना शुरू कर देगा, सोने पर और शुरू हो जाता है। अगर ब्रेन में चला गया है तो उसका हेडेक होगा, कभी कभी मिर्गी के दौरा पड़ सकते हैं, सीजर हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकते हैं। उसी तरह से लीवर में चला गया तो उसके अनुसार सिम्टम होते हैं। तो ये जब दूर तक बीमारी चली गई है तो उसका सिम्टम अलग होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में लंग कैंसर का जो मैं बताया वही कफ, खांसी में खून और चेस्ट पेन। तो डॉक्टर साहब अभी लक्षण के बारे में बता रहे थे, हम अब कारण के बारे में जिक्र करेंगे। तो डॉक्टर साहब जनरली अमूमन जो तंबाकू बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, गुटखा के रूप में, ये एक
कारण, सबसे बड़ा कारण माना जाता है लंग्स कैंसर के लिए। तो हमारे दर्शकों को बताएं ये कितना फैक्टर रोल अदा करता है, जो तंबाकू और ड्रग्स जो है ये इसको इन्हेंस करने में कितना मदद करता है। ऐसे तो देखा गया है कि किसी भी कैंसर का एग्जैक्ट काउज क्या है, कारण क्या है, अभी तक नहीं पता है। लेकिन लंग कैंसर के बारे में है कि 90% 80 to 90% लंग कैंसर होते हैं वो स्मोकर में होते हैं। अगर स्मोकिंग करे, जैसा मैं पहले बताया कि अगर स्मोकिंग करे या खांसी अगर हो रहा है, खांसी में खून आ रहा है, तो अदरवाइज प्रूव ये सोचिए कि कैंसर ही हो सकते हैं। अगर शुरुआती दौर में अगर उम्र कम है, खांसी के साथ साथ में अगर बुखार आ रही है, बलगम आ रही है, अगर उसमें खून आ रही है, तो हो सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस हो। लेकिन जैसा कि हम लोग सोसाइटी में टीबी एक कॉमन बीमारी है, लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रहा है, खांसी दवा से ठीक नहीं हो रही है, तो फिर तुरंत डॉक्टर से मिलकर ये करना है कि ये कैंसर तो नहीं है ना। तो ये करना जरूरी है। रही बात और कैंसर, लंग कैंसर के कारण जैसे कि स्मोकिंग हुआ, उसके अनुसार है कि ये फर्स्ट स्मोकिंग हुआ, जो डायरेक्टली बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या गुटखा पीते हैं या सिगार पीते हैं। लेकिन सेकेंड हैंड स्मोक भी उतना ही रिस्क होते हैं, उनको भी कैंसर होने का, लंग कैंसर होने का रिस्क उतना ही होता है। सेकेंड हैंड स्मोकर का मतलब कि घर में अगर पापा पी रहे हैं तो उनके पूरे फैमिली को, अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपके कहीं बैठे हुए गाड़ी में अगर आपको बाजू वाले आदमी पी रहे हैं तो आप सेकेंड हैंड स्मोकर हो गए, तो आप भी रिस्क लंग कैंसर का हो सकता है जी। तो ये सेकेंड हैंड स्मोक इज आल्सो द मेन काउज ऑफ द लंग कैंसर। उसके अलावा होता है रेड एंड गैस, उसके कारण से लंग कैंसर होते हैं। फिर होते हैं एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस का आप देखो कि जो एक घर एस्बेस्टस बनाए जाते हैं, उसके फैक्ट्री में जो मजदूरी काम करते हैं, उसमें भी लंग कैंसर होते हैं, वो मेजोथेलियोमा होते हैं। तो इस कारण से वो ऐसा हो सकते हैं। उसके हद तक कि जो आजकल हम लोग का पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, समटाइम्स ऑफ द पेट्रोल्स जो होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, डीजल्स होते हैं, वो काउज करते हैं लंग कैंसर के लिए। तो ये होता है। एंड लास्ट होता है कि लिटिल अमाउंट में फैमिली रन करते हैं, किसी किसी को लंग कैंसर फैमिली रन करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे पाए जाते हैं। और अगर पहले से कोई कैंसर अगर हो गया है, लंग कैंसर अगर हो गया है, तो दोबारा होने के चांस हो सकते हैं जी। ये मेन काउज हुए लंग कैंसर का। सर ने पॉल्यूशन का जिक्र किया, तो पटना समेत पूरे बिहार और पूरे देश में जो पॉल्यूशन का जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है, और पॉल्यूशन इसमें एक कारण हो सकता है। जैसे आप जिक्र भी किया, पॉल्यूशन में एक गैस जो हम लोग चूल्हा जलाते हैं, लेकिन गांव देहात में गांव तक गैस चूल्हा अभी तक नहीं पहुंचा है, तो अभी भी खाना लकड़ी पे पक रहा है। तो लकड़ी वाला जो धुआं है वो कितना हानिकारक है, और पर्यावरण में जो धुआं है वो कितना हानिकारक है, ये हमारे दर्शकों को बताओ। नहीं, स्मोकिंग तो कहीं भी, या तो लकड़ी से हो या स्मोक से हो, सभी जगह हानिकारक है, या पेट्रोल से हो। पेट्रोलियम पदार्थ तो बहुत ही खराब होता है, वो तो और कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जो हम अगर इनहेल करें या खाना खाएं तो वो डायरेक्ट वो कैंसर काउज कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग स्मोक लेते हैं, इधर जो चूल्हा बनाने वाले से या पेट्रोलियम पदार्थ से या स्मोकिंग से लेते हैं, तो उसमें कार्सिनोजेंस अधिक होते हैं। कार्सिनोजेंस का मतलब है कि आपके म्यूकोसा में चेंज करते हैं, और वो जो डीएनए है उसमें म्यूटेट कर देते हैं, वैसा उसमें करते हैं कि वो आपको कैंसर बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए उतना ही रिस्क है। हमारे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है कि हर एक घर में चूल्हा हो, बहुत ही अच्छा किया है। जहाँ स्मोक कम होते हैं तो चांस लंग कैंसर होने का बहुत कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब अब तो इन्होंने कारण का बता ही दिया, लक्षण के बारे में बता दिया। अब इलाज के बारे में बात करें। जैसे अमूमन जो है कैंसर जो है वो 3 स्टेज में होता है। तो कोई भी मरीज आपके पास आता होगा तो कैसे जज करते हैं जी ये कौन सा स्टेज वाला मरीज है, क्या चेकअप उनका करवाते हैं, तो आप कैसे डिटेक्ट करते हैं ये किस स्टेज का मरीज है? नहीं, सबसे पहला तो ये है कि अगर कोई लगता है क्लिनिकली कि ये कैंसर हो सकता है, या बहुत बार होता है कि बाहर से ट्रीटमेंट करा कर आते हैं, 2 महीना से टीबी की दवाई खा लिए, खांसी नहीं ठीक हो रही है, बलगम में खून आ रही है, तो एक चांस है कि कैंसर हो सकता है। तो वो पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक करना पड़ता है, किसी भी कैंसर, नॉट ओनली लंग कैंसर, कि हमें पता करें कि कैंसर है या नहीं है तो किस स्टेज में है, और है तो किस टाइप की है। 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस हो जाते हैं बिफोर द ट्रीटमेंट। तब लंग कैंसर में होता है ना कि उसको हम लोग ये करने के लिए कि है या नहीं है, तो सिंपली आज के डेट में हर एक पेरीफेरी में भी होता है, एक एक्सरे होता है, सिंपली लोग एक्सरे करा कर देख लेते हैं। अब तक तो उसमें एक टिपिकल अगर लगता है कि नहीं, एक नोड्यूल्स है, एक लीजन है, इरेगुलर लीजन अगर लग रहा है तो अधिक चांस है लंग कैंसर होने के लिए। तो पहला तो एक्सरे हुआ, उसके अनुसार और टेस्टेस होते हैं, जैसे CT स्कैन। अगर लीजन अगर बहुत छोटा है, एक्सरे में पिकअप नहीं हो पाएगा, तब हम लोग करते हैं उसका CT स्कैन कराए, MRI कराए, और लास्टली एक होता है पेट CT स्कैन, जो कि हम लोग के यहाँ है। तो पेट CT से होता है कि वो ये पता करता है कि ये बीमारी
एक्टिव है कि नहीं है, ये इन्फेक्टिव ओरिजिन है या मैलिग्नेंट ओरिजिन है तो शरीर के लंग्स में ही है कि दूर तक है, कोई स्टेजिंग भी वो पता कर देता है पेट सीटी स्कैन। तो पहला तो ये हुआ। दूसरी हुआ कि अगर रेडियोलॉजिकली लगता है कि ये मैलिग्नेंसी क्यों रहता है, अब हमको उसके आधार पर ट्रीटमेंट नहीं करना, हमें करना कि हिस्टोलॉजिकली जानना जरूरी है। तो उसके अनुसार फिर हम लोग ब्रोंकोस्कोपी करते हैं या सिटी गाइडेड बायोप्सी करते हैं। तो हम लोग वहाँ आँख से विजुअली देख कर टू टेक दी बायोप्सी फ्रॉम देयर, नॉट FNAC, टू कट बायोप्सी, क्योंकि जो बायोप्सी के आधार पर ही हम लोग का होगा कि कैंसर किस टाइप के है, और बायोप्सी वाला टिश्यू पे ही हमें करना है कि हम लोग किस टाइप की कैंसर का ट्रीटमेंट देनी है। तो उसके लिए कुछ मोलिकुलर टेस्ट होते हैं टारगेटेड थेरेपी के लिए या इम्यूनोथेरेपी के लिए, तो पहले बायोप्सी करनी है जी। तो ये तीन करना बहुत डायग्नोसिस। अब रही बात, हमने डायग्नोसिस कर लिया कि ये लंग कैंसर है। अब लंग कैंसर में कई एक वेराइटी का आते हैं, उसमें 3 मेन हैं। 3 मेन जैसा कि हुआ, पहला 2 हुआ, एक स्मॉल सेल लंग कैंसर हुआ, दूसरा हुआ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर हुआ। तो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर बहुत कॉमन होते हैं, जो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और स्मॉल सेल कैंसर तो रेयर होते हैं लेकिन बहुत फेटल होते हैं, बहुत ही फेटल होते हैं, सर्वाइवल इज हार्डली मंथ नॉट इन ईयर्स, क्योंकि बहुत लेट स्टेज में डिटेक्ट है। अब नॉन स्मॉल सेल हो गए तो वो होते हैं कि उसमें भी कई एक वेराइटी के होते हैं, स्क्वामस होते हैं और नॉन स्क्वामस होते हैं। तो उसके आधार पर हम लोग का ट्रीटमेंट का चॉइस होती है। एंड थर्ड आते हैं मेजोथेलियोमा, जो हम लोग का लंग्स का जो कवरिंग होता है, जो कवर करता है, उसको के कैंसर होता है, उसको मेजोथेलियोमा बोलते हैं। वो भी बहुत एग्रेसिव ट्यूमर है, और जैसा कि मैं पहले बताया था कि एस्बेस्टस वाले लोगों का अधिक होते हैं, तो उसके। अब रही बात ट्रीटमेंट के लिए, अगर स्टेज 1 में अगर बीमारी का अगर है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, स्टेज 3A तक हम लोग बोलते हैं कि ईयरली लंग कैंसर, माने शुरुआती के कैंसर का तो नहीं कर सकते, लेकिन ईयरली लंग कैंसर बोलते हैं। स्टेज 3 एंड 4 ये बोलते हैं हम लोग का एडवांस स्टेज कैंसर। तो स्टेज अगर ईयरली लंग कैंसर है, स्टेज 1 अगर है तो सर्जरी इज द सफिशिएंट। समटाइम्स उसमें प्लस माइनस होते हैं केमोथेरेपी देने के लिए। अगर स्टेज 2 अगर है तो सर्जरी प्लस केमोथेरेपी। स्टेज अगर 3 है तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यूजुअली केमोथेरेपी देते हैं, नियोएडजुवेंट केमोथेरेपी बोलते हैं, जिसका कारण से ट्यूमर छोटा हो जाता है, और तब उसको सर्जरी करते हैं या रेडियोथेरेपी करते हैं। अगर एडवांस स्टेज है, स्टेज 3B और स्टेज 4 है, उसमें मेनली रोल हो जाता है केमोथेरेपी का, टारगेटेड केमोथेरेपी का या इम्यूनोथेरेपी का। तो डॉक्टर साहब इलाज के बारे में भी जिक्र कर रहे थे। अब हम कीमोथेरेपी लोग दिया जाता है, ऑपरेशन इन्होंने कहा दवा से भी ठीक हो सकता है, ऑपरेशन से भी ठीक हो सकता है, और कीमोथेरेपी भी आपने कहा है। तो कीमोथेरेपी का क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं। इसमें जनरली कहते हैं बाल उड़ जाते हैं और भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जब अगर पता डिटेक्ट हो जाए, जो किस स्टेज में, आप 1 2 3 4 स्टेज का जिक्र किया, उसके बारे में भी बताएं, और कौन से स्टेज में दवा की ज़रूरत पड़ेगी, किस स्टेज में ऑपरेशन होगा, किस स्टेज में दवा प्लस कीमोथेरेपी का यूज होगा। तो ये हमारी डिटेल हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली केमोथेरेपी का जब हम लोग का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जैसे सपोज ये कि पेशेंट को ये स्टेज 1 में आता है, अर्ली स्टेज लंग कैंसर में आता है, तो सर्जरी कर दिया। सर्जरी करने के बाद में हम लोग का एडजुवेंट ट्रीटमेंट देते हैं। एडजुवेंट ट्रीटमेंट का मतलब केमोथेरेपी। एडजुवेंट केमोथेरेपी का मतलब वो होता है कि ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करने के बाद में 100% पेशेंट कैंसर दूर हो गया। माइक्रोमेट्स होते हैं जो कि हमें ना बायोप्सी में दिखाई देते हैं ना कुछ दिखाई देते हैं। उसको सेल को मारने के लिए हम लोग केमोथेरेपी देते हैं, एडजुवेंट केमोथेरेपी देते हैं। एडजुवेंट केमोथेरेपी डिपेंड समय पर, जैसे मैंने पहले बताया कि एडजुवेंट केमोथेरेपी का डिपेंड होता है कि टाइप कौन सी है। अगर स्मॉल सेल है तो उसकी अलग केमोथेरेपी के रेजिम आते हैं। अगर नॉन स्मॉल सेल है, अगर स्क्वामस है तो उसके अलग आते हैं। नॉन स्मॉल सेल अगर है, एडिनो है तो उसके अलग आ जाते हैं। मेजोथेलियोमा है तो उसके ट्रीटमेंट अलग आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का है। रही बात आपको केमोथेरेपी के लिए, तो केमोथेरेपी बहुत वैरायटी के होते हैं। अब रही बात टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी का मतलब होता है कि अगर हम स्टेज 4 में डिजीज अगर है और पेशेंट अगर मोरी बाउंड है, पहला कि अगर लंग कैंसर में अगर जनरल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, पेशेंट का कोमोर्बिडिटी बहुत है, पेशेंट का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, तो उस कंडीशन में केमोथेरेपी का बहुत अधिक रोल होता नहीं है, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी अलग है। बट उस कंडीशन में हम लोग टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के पहले हम लोग मेटाबॉलिक, जो कि हम लोग उसका हम लोग प्रोफाइल कराते हैं, मोलिकुलर प्रोफाइल कराते हैं। मोलिकुलर प्रोफाइल में अगर वो पॉजिटिव अगर आता है, जैसे कि लंग्स में EGFR हुआ, अल्क हुआ, रस हुआ, मेट हुआ, अगर ये पॉजिटिव है तो उनको साथ ओरल ड्रग चलते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। इवन के स्टेज 4 में भी दे सकते हैं, जनरल कंडीशन पुअर है उसमें भी दे सकते हैं। उसी तरह से PDL1 कराए, उस कंडीशन में हमें इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं।
तो ये हम लोग का ट्रीटमेंट आज के डेट में इवन कि स्टेज 3 में, स्टेज 4 लंग कैंसर में ट्रीटमेंट देने से सर्वाइवल बहुत आगे निकल जाते हैं। एक पुराने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो पढ़ते थे उसमें सर्वाइवल बहुत पुअर हो जाती थी या नहीं देते थे, लेकिन आज के डेट में न्यूअर एडवांसमेंट में हम लोग इवन के एडवांसमेंट कैंसर में हम लोग ट्रीटमेंट देने से पेशेंट ठीक होते हैं या सर्वाइवल बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल और है, जो अगर इस दरमियान में जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो आप मरीजों को क्या सलाह देते हैं, जो क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें, मतलब दिनचर्या के रूप में होल हैबिट क्या चेंज करें, क्या बना के रखें? एक्चुअली ये कि कैंसर का केमोथेरेपी है ना, पहली बात है कि उसकी टॉक्सिसिटी होती है, किसी भी इफेक्ट का साइड इफेक्ट होना जरूरी है। हम लोग जब अच्छे काम, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना है तो आपको रात में जगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दोस्तों से दूरी बना कर रखनी पड़ेगी और जो इजी वाला लाइफ को हटाना पड़ेगा। तो कुछ अचीव करने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। उसी तरह से कैंसर की केमोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट होती है और पर्टिकुलर केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट होती है उसमें टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन हमें ये देखनी, बैलेंस करनी है कि इफेक्ट कितना है, साइड इफेक्ट कितना है। तो साइड इफेक्ट को आज के डेट में मैनेज बहुत हो जाते हैं, जैसे कि बाल उड़ जाना होता है, मुंह किसी को आ जाते हैं, प्राय जिनको जब केमोथेरेपी चलती है तो शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, WBC काउंट कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं, वीकनेस आ जाते हैं। तो ये साइड इफेक्ट होते हैं, उसकी मैनेज की जाती है, लेकिन उससे डरने की बात नहीं है। हाँ, खाने की जहाँ तक रही तो इस दौरान हेल्दी फूड लेना बहुत जरूरी है। जब तक केमोथेरेपी होता है हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं कि कच्चा फ्रूट्स नहीं लेने को, कच्चा जो सलाद होते हैं वो नहीं लेने को। कारण इसकी ये नहीं है कि उससे हानि करता है, हानि ये करता है कि आज के डेट में हम लोग के जितने फ्रूट्स आते हैं वो सब पेस्टिसाइड से लेप लगाए हुए थे, कि उसको प्रिजर्वेटिव लगाए रहते हैं, जिस कारण से जो केमोथेरेपी देते हैं उसकी इफेक्ट को कम कर देता है। इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि ड्यूरिंग द केमोथेरेपी उस दवा को, माने कि हरी चीज़ को न लें, अगर लें भी तो उसको बॉयल करके छिलका हटा के ले तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, अंत में बता दें, हम आज 1 अगस्त भी है और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे भी है, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला तो ये है कि आप जो भी बैड हैबिट है जिस कारण से लंग कैंसर होते हैं उसको बिल्कुल अवॉइड करने को। उसमें से एक कारण है स्मोकिंग, जो कि 80 to 90% केसेज में लंग कैंसर में स्मोकिंग दी जाती है। तो जो भी आप पीते हो या अगर आप सेकंड हैंड स्मोकर घर में अगर हैं तो बिल्कुल वो आप छोड़ दें, पहली बात है। दूसरी बात है कि जो मैं सिम्टम बताया, ये सिम्टम जैसे ही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले, इग्नोर ना करें, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर स्टेज में 1 डिजीज में आते हैं तो 5 ईयर सर्वाइवल इज 80 to 90% आज के डेट में हो गए हैं। तो पहला तो ये है कि आप स्मोक ना करें और अर्ली सिम्टम का पहचान है, बस ये चीज़ है। तो डॉक्टर साहब अभी वर्ल्ड कैंसर डे पे लोगों को संदेश दे रहे थे, आप समझ गए होंगे। दरअसल कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में डर हो जाता है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सर ने संदेश दिया है, से नो टू स्मोकिंग। इन्होंने कहा है जो आप तो स्मोकिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दें, अगर घर में भी कोई कर रहा है तो उसे बिल्कुल छोड़ने को बोल दें। तो पैसिव और एक्टिव दो तरह के, अगर आप स्मोकिंग इनहेल ले रहे हैं तो दोनों एक तरफ से खराब है। इसके बाद अगर पर्यावरण के तहत भी आप किसी तरीके से ले रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश करें। अगर फिर भी अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो आप डॉक्टरों से मिले, इलाज इसका संभव है। इन्होंने 3-4 स्टेज बताए, हर स्टेज का अलग अलग इलाज है। इसके साथ इन्होंने लास्ट स्टेज में कीमोथेरेपी भी दी जाती है, कई सारे ड्रग्स आ गए हैं, तो आप चिंता करने की जरूरत है। लेकिन इन्होंने कहा अगर स्मोकिंग छोड़ देंगे तो लंग्स कैंसर आपको होगा ही नहीं। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।